नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज। हियर आवर एम इज़ टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो साइंस की क्लास है। साइंस जो कि आपके ईपीएफओ एग्जाम और ईपीएफसी के अंदर एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम पास्ट ईयर का एनालिसिस देखें तो साइंस से अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस का मतलब है कि अराउंड 30 to 40 मार्क्स की आपकी साइंस आती ही आती है। तो साइंस इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपके इस एग्जाम में। और मोस्टली स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड आर्ट सेक्शन से होता है या इवन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं या किसी और स्टेट एग्जाम के लिए, वो साइंस उनका थोड़ा सा वीक चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ना कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादातर रेफ़र करते हैं किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स को या फिर लूसेंट वगैरह को, और वहाँ से पढ़ने की सोचते हैं, जबकि बहुत ही बेसिक पूछा जाता है आपसे सीधा एनसीईआरटी से। आप पास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ भी जो क्वेश्चंस थे ना वो एनसीईआरटी से थे। और ये क्लास उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो सीडीएस या सीएपीएफ एग्ज़ाम या फिर एसएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम जैसे एचसीएस, एचपीएस, ये एचसीएस हो गया आपका, यूपीपीएस हो गया। इन सब के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज़ पूरी हेल्पफुल होने वाली है। तो हम इसमें 9th और 10th के एनसीईआरटी को कवर कराएंगे। आज की फर्स्ट क्लास के अंदर हम जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड हाफ चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग को पूरा, और इस मैटर अराउंड अस इस प्योर उसको हाफ कराएंगे। नोट्स आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। ये नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ हमने ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से बनाए हैं। एनसीईआरटी के मटेरियल को हमने लिया है इन नोट्स को बनाने के लिए, हमने वही बुक्स को रेफ़र किया है। तो आप भी अगर रीडिंग लगाए तो एनसीईआरटी की प्लीज़ रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। हम चलते हैं, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सीरीज़ को। तो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में एक इसमें लिखा गया है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिससे मिलके कोई भी मैटर बनता है। वो एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। पंच तत्व, जिनकी पंच तत्वों की बात वेदों में की गई थी, वो ये 5 तत्व ये होते हैं: वायु, पानी, भूमि, अग्नि और आकाश। इन पंच तत्वों की बात की गई। यही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछा था, यहां से डायरेक्ट, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। फिर इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स आपस में मिलते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और हीटिंग जैसे इंक्रीज होगी, हीटिंग हम करेंगे तो डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ऑन हीटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए 5 टाइप के मैटर्स होते हैं। कितने टाइप के मैटर होते हैं? 5 टाइप के। एक होता है गैसियस मैटर, आप सबको पता होगा, गैसेस आर आल्सो अ मैटर। सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है सॉलिड। अब ये 4th और 5th आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 5th होता है प्लाज्मा, 4th होता है प्लाज्मा एंड 5th होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। गैसेस में क्या होता है? गैसेस ना हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। आप कंप्रेस करके किसी भी शेप और वॉल्यूम में उनको ढाल सकते हो। आप किसी सिलेंडर के अंदर फिलअप कर सकते हो, ठीक। आप गैसेस को ऐसे खुले में छोड़ सकते हो, किसी बर्तन के अंदर किसी भी शेप में आप गैसेस को ढाल सकते हो। गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ना बहुत हाई होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब गैसेस इजीली लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप किसी गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे? फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस थी, ठीक है। बट जैसे हम इस पे पिस्टन अप्लाई करते हैं, पिस्टन समझते हो ना, पिस्टन होता है एक प्रकार का इंजेक्शन टाइप, ठीक। जैसे ही हम इस पे पिस्टन अप्लाई करेंगे ऊपर से और पिस्टन को नीचे पुल करेंगे तो होता क्या है इसके अंदर? अब आप देखिए डायग्राम में, ये जो गैस है ना ये कंप्रेस हो जाती है, और ये कंप्रेस होके बहुत ही कम उसमें हो जाएगी, एकदम लिक्विड स्टेट में आ जाती है। जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे पिस्टन से, गैस जो है कंप्रेस होके लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गैस कंप्रेस होके लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत हाई होता है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के अंदर क्या होता है? कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती लिक्विड की, कोई ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सॉलिड की मैं बात करूँ, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड जो है, आप कोई भी चीज़ ठोस उठा के देख लीजिए, आपके पास पेन होगा, वो एक सॉलिड है। आप जिस लैपटॉप या मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक सॉलिड है। सॉलिड बहुत
रेयर है, मतलब रेयर क्या, बहुत डिफिकल्ट होता है कि उसकी शेप को आप चेंज कर सकें। हम सॉलिड की शेप को कैसे चेंज करते हैं? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बीट करके उसको गर्म करके जब हम पीटते हैं बार 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 बार, तब वो शेप को चेंज करता है। फिर बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा गैसेज होती हैं, एक तरह से याद रखिए, गैसेज होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे होती है। जैसे आप अपना स्टोव ऑन करते हैं, ठीक है, जिसपे खाना कुकिंग करते हैं, वहां पे जो स्टोव से आग आती है, आग बेसिकली प्लाज्मा है, ठीक है। अग्नि एक तरह से प्लाज्मा होती है। ये हमें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में देखने को मिलता है, नियोन साइन बल्ब में देखने को मिलता है, बल्ब में हमें देखने को मिलता है। फिर आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जब फॉर्म होता है बाय कूलिंग ऑफ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। किसी लो डेंसिटी को गैस को हम जब कूल करते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, तब बोस आइंस्टाइन शेप कंडेंसेट मैटर फॉर्म होता है। अब देखिए अंतर क्या है, प्लाज्मा में टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए और जबकि बोस आइंस्टाइन स्टेट के अंदर टेम्परेचर लो चाहिए। बस आपको यही चीज याद रखनी है, यूपीएससी आपसे इन्हीं दो चीजों में खेल सकती है। नेक्स्ट है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस ना तीनों डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने सीएपीएफ एग्जाम में पूछा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों किस में डिफ्यूज हो जाते हैं? तीनों डिफ्यूज हो जाते हैं आपके लिक्विड के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तीनों डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको बताया ना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट बताया है मेल्टिंग पॉइंट को, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड। वो टेम्परेचर एक निश्चित एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक निश्चित टेम्परेचर पे जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। फॉर एग्जांपल आइस थी, है ना, आइस को आप गैस पे रखेंगे यानी कि बर्नर पे रखेंगे तो आइस मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो जाती है। वो क्या प्रोसेस होता है? उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर ना, अब फ्यूजन मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि 1 kg ऑफ सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, जितनी हीट उसको रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं, 1 kg सॉलिड है, मान लीजिए 1 kg ऑफ आइस आपके पास, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको चाहिए होगी, जो आप बर्नर पे हीट अप्लाई करेंगे, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जब हम एक लिक्विड को, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 kg वाटर है, आप उस वाटर की एसआई यूनिट, वैसे लिक्विड वैसे होना चाहिए तो लीटर में, हम 1 लीटर ऑफ, बट डेफिनेशन के हिसाब से हम 1 kg मानते हैं। 1 kg ऑफ लिक्विड है, उसको आप गैस में कन्वर्ट करते हैं पूरे को, और जितनी हीट एनर्जी आपको चाहिए होगी वो क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपको ये दोनों डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%। देखिए, सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से कोई भी चीज गैस में चेंज होती है, या गैस से सॉलिड में चेंज होती है, सॉलिड से कोई भी चीज गैस में चेंज होती है या गैस से सॉलिड में चेंज होती है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। कोई भी चीज जब लिक्विड से गैस में चेंज होती है, अब ध्यान देना इस बात को, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाएंगे वेपोराइजेशन और इवेपोराइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी चीज लिक्विड से गैस में चेंज होती है बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पे, तो उसको वेपोराइजेशन बोला जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर। अब आपको ये याद रखना है कि आपसे वेपोराइजेशन की डेफिनेशन में बॉइलिंग पॉइंट और अबव बॉइलिंग पॉइंट दिया हो, तो वो डेफिनेशन वेपोराइजेशन की होगी।
कोई भी चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज होती है उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लीटर वाटर था, हमने उसको रेफ्रिजरेटर के डीप फ्रीजर में रख दिया जिससे वो आइस में कन्वर्ट हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज होती है उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज होती है उसको कंडेंसेशन बोला जाता है। आप मुझे एग्जाम्पल देके बताएंगे सब्लिमेशन का। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सब्लिमेशन का क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज इवेपोराइजेशन। आपने वेपोराइजेशन देखा, वेपोराइजेशन मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट या उससे अबव पॉइंट पे जो चेंज होता है लिक्विड से गैस में उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। बट इवेपोराइजेशन वो फिनोमेनन होता है जिसके अंदर लिक्विड वेपर्स में यानी कि गैस में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर होता है तब इवेपोराइजेशन। अब एक चीज समझिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आप कपड़े सुखाते हो बाहर धूप में, बट कपड़े सूख जाते हैं कि बिकॉज ऑफ इवेपोराइजेशन। वहाँ वेपोराइजेशन नहीं होता। क्यों? अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा आपके कपड़े ही जल जाएंगे। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ इवेपोरेशन है और यहाँ वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को कैसे इम्पैक्ट पड़ता है जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या ह्यूमिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं या विंड स्पीड से, किन किन फैक्टर्स से इवेपोरेशन को फर्क पड़ता है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल पार्ट है, ये फैक्चुअल पार्ट नहीं है। देखिए ये कंसेप्चुअल पार्ट, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना साइंस में तो आप बहुत इजीली, अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 15 में से 15 को करेक्ट कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है। अगर आपके कंसेप्ट वीक है ना तो मेरे दोस्त आप यूपीएससी के एग्जाम में तो स्कोर नहीं कर पाओगे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ फैक्ट नहीं, वहाँ आपसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, खासकर साइंस जैसे एक टेक्निकल सब्जेक्ट के अंदर। और देखिए साइंस में एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको फैक्ट बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अब पढ़ते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपने अपनी शर्ट को वॉश किया और वॉश करने के बाद बाहर सुखा दिया, ठीक है, धूप में एक रस्सी पे। आप उस शर्ट को ना फैलाओ मत, ऐसे ही डाल दो, तो वो टाइम लेगी सूखने में। अगर आप उसको फैला दोगे तो वो जल्दी सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है टेम्परेचर से, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ऐसे ही ह्यूमिडिटी, अगर बाहर बारिश का मौसम है ना, बारिश के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जिस किसी को भी ह्यूमिडिटी नहीं पता, हम ह्यूमिडिटी पे एक अलग से क्लास, हमने ज्योग्राफी की क्लास भी डाली हुई है क्लाइमेटोलॉजी की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ठीक, वैसे मैं बता देता हूँ, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर एयर। बेसिकली एक लेमन वर्ड्स में मैंने आपको बताया है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एयर। तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल बारिश का मौसम है तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन रेट डाउन हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी का और रेट ऑफ इवेपोरेशन का इन्वर्स रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी। फिर विंड स्पीड, विंड स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। अब नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इवेपोरेशन से ना कूलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सैनिटाइज़र लीजिए, अब सबके घर में सैनिटाइज़र होगा, ठीक है, सैनिटाइज़र को लेके अपने हाथ पे लगाइए और उसको थोड़ा रब करिए, थोड़ी देर बाद सैनिटाइज इवेपोरेट हो जाता है, बट वहाँ पे आपको ठंडक फील होगी, थोड़ी सी कूलिंग लगेगी। तो इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग होती, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो देखिए इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि बच्चे यहाँ ही पजल होते हैं सबसे ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को हम हाफ कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को।
मिक्सचर्स, अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है मिक्सचर्स की। मिक्सचर क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा प्योर मैटर आपस में मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस का होता है जिसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। फॉर एग्जांपल, दूध के अंदर आप पानी मिला दीजिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता नहीं लगेगा कि पानी है या दूध है, समझे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें हमें पता लगता है। फॉर एग्जांपल, आप दो चार पत्थर लीजिए और पानी में डाल दीजिए, वो घुलेंगे ही नहीं, ठीक? तो वो क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसी में नेक्स्ट डिफिनीशन आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे अलॉयज होते हैं, अलॉय एक सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि अलॉय के अंदर हम दो डिफरेंट मेटल को मिलाते हैं। एयर एक गैसियस सॉल्यूशन है क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स होती हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सॉल्वेंट और सोल्यूट। इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, अभी तक आपको मोस्टली टीचर्स ने यही बताया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो ज्यादा बड़ा होता है उसको सोलवेंट बोलते हैं और जो कम होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। बट ये डेफिनेशन ना कोई यूनिवर्सल नहीं है। प्लीज देखिए, रट्टाफिकेशन मेथड को भूल जाइए। अब आप रट्टे मारना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया ठीक है, उनमें किसी की टीचिंग एबिलिटीज पे डाउट नहीं कर रहा, ना मैं कुछ कह रहा, क्योंकि इवन एनसीईआरटी ने भी ये एक छोटा सा पॉइंट लिखा है। बट आप टेक्निकल चीज़ों को समझिए जिससे आपको ये चीज़ याद ना करनी पड़े कि जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको सोलवेंट कहेंगे या सोल्यूट को कहेंगे, ठीक है? सोलवेंट वो होता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर मिला लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और सोल्यूट क्या होता है? जो सॉल्यूशन के अंदर घुलता है, जो डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक चम्मच शुगर आपने 1 ग्लास वाटर के अंदर डिसॉल्व की, तो शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। बट अब आप एक चीज समझिए, 1 kg ऑफ शुगर आपने हाफ ऑफ ग्लास के अंदर डाल दी, तो क्या इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट चेंज हो गए? अब तो अगर आपने जो मेथड पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही होगा कि भाई शुगर जो है वो अब सॉल्वेंट होना चाहिए क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और वाटर अब सॉल्यूट होना चाहिए क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। इस डेफिनेशन पे जाएं जो मैंने आपको बताई है। जो चीज़ घुलेगी वो सोल्यूट है और जिसमें घुलेगी वो सॉल्वेंट है। इस चीज़ को आपको अब गांठ बांध के याद रखना। चीनी के अंदर पानी नहीं घुलेगा, ठीक है? चीनी ही पानी के अंदर घुलेगी। तो चीनी क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। क्वांटिटी पे ये चीजें डिपेंड नहीं करती हैं। क्वांटिटी से आप याद भी मत रखिए इस चीज को, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टेक्निकल आते हैं। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा, आप गलत कर देंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2009 जब लास्ट टाइम ईपीएफओ हुआ था 21 में, तब एक पूछा था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। बहुत सारे लोगों ने रदरफोर्ड मार्क कर दिया, बहुत सारे लोगों ने। क्यों? लूसेंट पढ़ी है, पढ़ाया भी वही है, एक ईंट पर नाच, एक छोटा सा एक्रोनियम याद कराते हैं। बट ऐसा नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोल्डस्टीन ने उसकी डिस्कवरी की है। गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की। आपको ऐसी ही चीज़ें याद रखनी है जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं। बाहर की बुक और इन सब चीज़ों पर रिलाय मत करो। अब बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है ना, कि कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है या सैचुरेटेड होता है, ये डिपेंड करता है कितना सोल्यूट उसमें मिलाया गया है। डाइल्यूट के अंदर बहुत कम सोल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड में बहुत ज़्यादा होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जब पूरा होता है फुल्ली। सैचुरेटेड मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरा सैचुरेशन का लेवल है, मतलब सैचुरेशन इज लाइक फुल। समझ गए होंगे बात। अब आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अंडरलाइन द वर्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि यूपीएससी टेम्परेचर को हटा के प्रेशर डालेगा, कभी कुछ लिखेगा कभी कुछ लिखेगा, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आजकल एक नई हैबिट डेवलप की है यूपीएससी ने कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं इवन इन द साइंस। तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे हम निकालते हैं। अब दो टर्म आती हैं, सस्पेंशन और
कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन समझिए। पहले हम सस्पेंशन को देखते हैं। सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस से आपको पता लग गया होगा कि वो उसमें घुलता नहीं है, यानी कि दोनों पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं हमें। सस्पेंशन के अंदर हम पार्टिकल्स को नेकेड आई से सी कर सकते हैं। सस्पेंशन से जब हम लाइट पास कराते हैं तो लाइट बीम स्कैटर करती है अपने पास से। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, ठीक है। पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्लास वाटर में आपने जो है ना मिक्स कर दिया 1 स्पून डस्ट, आपने डस्ट को मिक्स कर दिया 1 ग्लास, तो वो सस्पेंशन है। वही अब बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस दिखता है, इट अपीयर्स होमोजीनियस, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बट इन रियलिटी इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, बट इन रियलिटी इट इज ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। देखिए यही गलती आप एग्जाम में मत करना, रियलिटी में ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जब लाइट बीम पास करती है तभी हम इस पार्टिकल्स को देख सकते हैं, अदरवाइज के पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। और जब ये अनडिस्टर्ब्ड होता है, जैसे सस्पेंशन में तो ये होता है अगर वो अनडिस्टर्ब हम उसको छोड़ दें तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। डस्ट है, डस्ट नीचे सेटल डाउन कर जाएगी, बट कोलॉइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन नहीं करते। आप इसका एग्जाम्पल से कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ग्लास वाटर में 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप इंक डाल दी, तो वो जो सॉल्यूशन है कोलॉइडल, इसके अंदर हमें टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और इसको जितना हो सके, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था, वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्ज ऑन दिस सीरीज, बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ जितना हो सके आप इसको शेयर करें। जिन जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं, हमारे लिए वही एक तरह की गुरु दक्षिणा है। जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, उतना लोगों का भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स जो है वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड ऑल्सो स्टार्ट द 3rd and the 4th चैप्टर ऑफ NCERT। So thank you very much for being with us.